देखिए, सबसे पहले अगर मार्केट वोलेटिलिटी की बात करें या मार्केट फ्लक्चुएशंस या गिरावटों की बात करें, सेंटीमेंट की बात करें, तो ये सारी चीज़ें आज के डेट में भी है। यानी मार्केट के अंदर आज भी वोलेटिलिटी है, आज भी फ्लक्चुएशंस बाकी हैं और हाल फिलहाल में ये अभी रहने ही वाले हैं, क्योंकि झटके में और एक दिन के अंदर कुछ भी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं होती है। और यहाँ पर भी वही चीज़ें लागू होती है भाई, कि ये सारी चीज़ें आज के डेट में भी मार्केट के अंदर मौजूद है। लेकिन अभी भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स जहाँ अपने पैसे को लेकर डर रहे हैं कि भाई पैसे ख़राब हो सकता है, लेकिन वहीं पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिन्हें ये पूरी तरह से समझ में आ रहा है कि भाई ये गिरावट जो है ये मार्केट के अंदर पूरी तरह से अपॉर्चुनिटी बनकर आई है और इसका पूरी तरह से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। और इसीलिए जिन लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं वो लोग या तो अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कर रहे हैं या फिर और इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसे ही सवालों के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही साथ दो स्मॉल कैप फंड को लेकर हम रिव्यू भी करने वाले हैं। हम ये तो नहीं कहेंगे कि भाई इन दोनों फंड के अंदर गिरावट नहीं हो रही है या गिरावट नहीं हो सकती है, हो रही है, ऑफ कोर्स हो रही है और हर जगह पे गिरावट हो रही है। लेकिन फिर भी आज के डेट में अगर स्मॉल कैप को अगर आप देखते हैं इन्वेस्टमेंट करने की नीयत से और आपका अगर ये इरादा है कि भाई हमें स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना है इस सिचुएशन के बावजूद भी, तो वो कौन से स्मॉल कैप हो सकते हैं जो बेहतर हो सकते हैं, इन तमाम तर मुद्दों पर आज के इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, बस एक लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस तरह के कंटेंट मैं आपके लिए बराबर लेकर आता रहता हूं। देखिए, इस तरह के कई सारे सवाल आए हैं कि इस समय पे किस तरह के फंड में निवेश करना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए और कहां पर निवेश करना चाहिए, कैसे निवेश करना चाहिए। और इसी तरह के सवाल अनवारुल हुदा जी की तरफ से भी और भी कई सारे व्यूवर्स की तरफ से आए। सबसे पहले अगर हम बात करें मार्केट के बारे में, तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि भाई मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी अभी भी है। ऐसा नहीं है कि वोलेटिलिटी ख़त्म हो गई है। तो फाइनली वोलेटाइल मार्केट में यानी गिरावटों वाला मार्केट में, उतार चढ़ाव वाला मार्केट में हमें कैसे निवेश करना चाहिए या फिर किस फंड के अंदर निवेश करना चाहिए। सबसे पहले हम समझते हैं कैसे निवेश करना चाहिए। आपको पता है कि भाई SIP और लमसम दो मोड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। तो आप किस तरह के निवेशक हैं और आप कैसे पैसे को निवेश कर रहे हैं और किस टाइम ड्यूरेशन के लिए निवेश कर रहे हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिन्हें आपको नोट करके रखना चाहिए, जिनके ऊपर आपको गौर करना चाहिए। अगर यकीनन इन पॉइंट्स के जवाब, इन सवालों के जवाब अगर आपको मिल जाते हैं तो इस बात का डिसीजन बहुत ही इजी हो जाएगा कि भाई कैसे निवेश करना चाहिए। जैसे मानकर चलिए कि अगर आप 5 से 7 सालों के लिए निवेश करना चाहते हैं या फिर 2 से 3 सालों के लिए निवेश करना चाहते हैं, मैं तो ये कहता हूँ 2 साल, 1 साल, 1.5 साल के लिए आपको मार्केट में आना ही नहीं चाहिए। मतलब इक्विटी मार्केट में आपको आना ही नहीं चाहिए। कम से कम आप 3 साल से 5 साल का पीरियड लेकर चलें, तब आप मार्केट में आए। वो भी 3 साल से 5 साल के पीरियड को अगर आप लेकर चलते हैं तो वहाँ पर आपको स्मॉल कैप के अंदर तो मैं कहता हूँ जाना नहीं चाहिए। और आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि इंडेक्स फंड के अंदर निवेश करें, लार्ज कैप के अंदर निवेश करें, या बहुत ज़्यादा अगर आप चाहते हैं तो ठीक है फ्लेक्सी कैप को भी ले सकते हैं। तो इस तरह के फंड आप चूज़ कर सकते हैं जिनके अंदर आप निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा समय को और मार्केट को देखते हुए अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई SIP के ज़रिए इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। और ऐसे भी अगर आपका विज़न लॉन्ग टर्म है तो ऑफ कोर्स आपको SIP के साथ जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको लमसम ही करना है तो वहाँ पर आप ये चीज़ ध्यान में रख सकते हैं कि भाई आप देखिए कि किस तरह के इंडेक्स में आपको या फिर किस तरह के इंडेक्स को फॉलो करने वाले फंड के अंदर आपको निवेश करना है, किस कैटेगरी के अंदर आपको निवेश करना है। उस कैटेगरी के अंदर या फिर उस इंडेक्स के अंदर जो गिरावट होती है उस हिसाब किताब से आपको लमसम करना है। गिरावट अगर ज़्यादा होती है तो ज़्यादा का लमसम करना है, कम होती है तो कम का लमसम करना है, इस बात का ख्याल रखना है। लेकिन ओवरऑल अगर हम ये मानकर चले कि आप न बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, न ज़्यादा बहुत आप रिस्क ले सकते हैं और न बहुत कम रिस्क लेना आप पसंद करते हैं, मतलब बिल्कुल बीच वाला इन्वेस्टर्स है, तो आपके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि इस टाइम पर जो पोर्टफोलियो आप बनाएं, सबसे पहले पोर्टफोलियो कैसे बनाना है उसको आप समझ लीजिए कि कैसे आपको बनाना है। लेकिन उससे पहले एक बात आप समझिए कि देखिए मार्केट हमारे और आपके कंट्रोल में नहीं है। पोर्टफोलियो कैसे बनाना है उस चीज़ को जानने से पहले मैं क्यों ये चीज़ आपको बता रहा हूँ कि भाई मार्केट हमारे और आपके कंट्रोल में नहीं है, इस बात को याद रखिए। लेकिन हम अपने पोर्टफोलियो को तो हम अपने कंट्रोल में रख सकते हैं ना, हम अपने इन्वेस्टमेंट के तरीके को तो हम अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। तो इस समय पर जो ज़रूरत है ना वो मार्केट को सुधारने या मार्केट को कंट्रोल या फिर मार्केट को टाइम करने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पर ज़रूरत
ज़रूरत है भाई अपनी पोर्टफोलियो ही को ऐसा आप डिज़ाइन करें कि बिल्कुल वो आपके कंट्रोल में रहे। तो हम पोर्टफोलियो पर अब गौर करते हैं कि भाई पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। अगर आप बीच वाला इन्वेस्टर्स हैं, ना बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं ना बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं, एक मीडियम रिस्क और मीडियम रिटर्न्स आप चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स बल्कि रिटर्न्स आपको अच्छे ही मिलेंगे। मैं तो ये बात कह रहा हूँ आपको, अगर आप जा रहे हैं जिस समय के लिए मैं अभी बताने वाला हूँ उस समय के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले फंड का जो सिलेक्शन करना है आपको इस तरीके से करना है। लार्ज कैप लेना है, लार्ज एंड मिड कैप लेना है, उसके बाद फ्लेक्सी कैप एंड मल्टी कैप लेना है। समझ रहे हैं ना। बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई लार्ज कैप में हम निवेश करेंगे तो फिर वहाँ पर फ्लेक्सी कैप के अंदर हम क्यों निवेश करेंगे या फिर मल्टी कैप के अंदर क्यों निवेश करेंगे। देखिए ऐसा नहीं है। अगर आप ये चीज़ सोच रहे हैं कि भाई अगर हम लार्ज कैप के अंदर भी निवेश कर रहे हैं और फ्लेक्सी कैप के अंदर भी निवेश कर रहे हैं तो कुल मिलाकर पैसा तो लार्ज कैप में ही ज़्यादा लगने वाले हैं। तो देखिए इन चीज़ों को आप माइंड से निकाल दीजिए, उस समय तक के लिए निकाल दीजिए जब तक मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी रहती है। समझ रहे हैं ना। देखिए एक बात आप सोच कर चले कि लार्ज कैप जो होते हैं या फिर लार्ज एंड मिड कैप जो होते हैं या फिर फ्लेक्सी कैप जो होते हैं उनमें 3 से लेकर 4 साल 5 साल तक के लिए आप निवेश तो कर ही सकते हैं इस टाइम ड्यूरेशन के लिए। और क्या लगता है 3 से 4 साल 5 साल के लिए आप निवेश करेंगे या फिर आपका विजन लॉन्ग टर्म भी है, मैं मान कर चलता हूं, तो क्या लगता है 3 से 4 साल 5 साल के अंदर मार्केट सुधार नहीं आएगी? मार्केट के अंदर सुधार नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो उस समय पे आप चेंज कर लीजिएगा, आपको समझ में आएगा भाई 1 साल 1.5 साल 2 साल के बाद आपको लगेगा कि नहीं अब मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, तो बिल्कुल आप निकल जाइएगा। लेकिन फिलहाल की सिचुएशन को देखते हुए इस तरह के माइंड सेट के साथ अगर आप निवेश कर रहे हैं कि भाई हम फ्लेक्सी कैप में पैसे डालेंगे और एक तरफ लार्ज कैप में डालेंगे तो कुल मिलाकर तो ज़्यादातर पैसे लार्ज कैप में ही चले जाएंगे, फिर रिटर्न्स कैसे बनेंगे? ऐसा नहीं है भाई। रिटर्न्स फ्लेक्सी कैप के अंदर भी बनते हैं। जैसे कई सारे फ्लेक्सी कैप हैं आपकी नज़रों में, हमारी नज़रों में, जो अच्छे रिटर्न्स बना कर देते हैं अपने इन्वेस्टर्स को। तो इस तरह के फंड को आप सेलेक्ट करें। उसके बाद आपका जो विज़न होना चाहिए वो कम से कम 3 से 5 साल का होना चाहिए। 3 साल तो छोड़ दीजिए, 5 साल को ही पकड़ कर चलिए। और बाद में अगर लंबा समय भी अगर आपका विज़न है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाद में आप इसको रीबैलेंस भी कर सकते हैं, क्योंकि रीबैलेंसिंग का जो मामला आता है और रीबैलेंसिंग की जो जहाँ पर बात की जाती है वो इसी दिन के लिए, इसी तरह की सिचुएशन के लिए होती है कि भाई अगर आप सिचुएशन को देखते हुए, मार्केट के टाइम को देखते हुए, मार्केट कंडीशन को देखते हुए अगर आपने किसी अलग तरीके से पोर्टफोलियो को डिज़ाइन किया हुआ है तो आप उसे रीबैलेंस कर सकते हैं। या किसी अच्छे मार्केट सिचुएशन को देखते हुए आपने ज़्यादातर स्मॉल कैप या वहाँ पर ज़्यादातर पैसे आपने ड्रॉप कर दिए जहाँ पर नहीं करना चाहिए था, तो वहाँ पर आप बुरे समय में या बुरे समय आने से पहले जब आपको लग जाए कि भाई मार्केट के बुरे समय शुरू हो रहे हैं तो वहाँ पर आप रीबैलेंस कर सकते हैं। तो रीबैलेंसिंग का क्या मतलब होता है? रीबैलेंसिंग का यही मतलब होता है कि भाई अपनी पोर्टफोलियो में चेंजेस करना ज़रूरत के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है ये उन इन्वेस्टर्स के लिए मैंने बताया है जो ना बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, ना बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं, ना बहुत हाई रिटर्न्स चाहते हैं, ना बहुत लो रिटर्न्स चाहते हैं। ऐसे निवेशक के लिए मैंने आपको बताया है। अब किसी एक इन्वेस्टर्स को लेकर पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करना, ये चीज़ें बहुत चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपके रिस्क एपिटाइट क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है, आपकी इनकम क्या है, आपकी एज क्या है, आप कब तक निवेश करना चाहते हैं, आपका मकसद क्या है, आपके गोल्स क्या है। मतलब बहुत सारी बातें हैं जो कि मैटर करती हैं। इन चीज़ों को देखते हुए तब जाकर पोर्टफोलियो को डिज़ाइन किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि ये तमाम तर बातें आपको समझ में आ गई। अब 2 ऐसे स्मॉल कैप जिनके ऊपर यकीनन आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं और इस समय में आप निवेश कर सकते हैं और एक तरह से मौका भी है 2 तरीके से। पहला तरीका तो ये है, पहले एंगल तो ये है मौका का कि भाई मार्केट के अंदर अभी अपॉर्चुनिटी है और स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर काफ़ी हद तक की गिरावट आ चुकी है और काफ़ी हद तक की ये सारे इंडाइसेस गिर चुके हैं। ठीक है, अपने रीजनेबल प्राइस पर अभी भी नहीं है, ये बात हकीकत है, लेकिन बहुत ज़्यादा पहले से गिरावटें हो चुकी है और वैल्यूएशन बहुत हद तक ख़त्म हो चुका है। समझ रहे हैं ना। तो गिरावट यहाँ पर हो रही है। दूसरी बात ये है कि भाई इसके जो फंड साइज़ हैं वो फंड साइज़ बहुत बड़े नहीं हैं और आप अगर 7 साल 8 साल या उससे लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो सकते हैं। एक ऐसा फंड है जहाँ पर आप लमसम SIP दोनों कर सकते हैं और एक ऐसा है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप SIP ही कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है टाटा स्मॉल कैप, जहाँ पे सिर्फ आप SIP कर सकते हैं, और दूसरा है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप। दोनों ही फंड मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। चलिए हम ज़रा इसके डिटेल्स वगैरह को देख लेते हैं, उसके बाद फिर आप मुझे डिसीजन करके बताइएगा कि आपको ये फंड कैसे लगते हैं।
देखिए फाइनली हम आ चुके हैं अपने मेन स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है टाटा स्मॉल कैप फंड और दूसरे नंबर पे आ जाता है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। अब ज़रा दूसरे डिटेल्स के ऊपर हम नज़र डालेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको वैल्यू रिसर्च की तरफ से जो रेटिंग दी गई है उन रेटिंग्स को आप देख सकते हैं। टाटा स्मॉल कैप को 5 स्टार की रेटिंग दी गई है, वहीं पर कैनरा की बात करें तो 3 स्टार की रेटिंग देखने को मिल जाती है। उसके बाद अगर हम फंड एज की बात करें तो 6 साल दोनों के हो चुके हैं। टाटा के 6 साल 6 महीने हो चुके हैं और कैनरा के 6 साल 2 महीने हो चुके हैं। फंड साइज़ की बात करें तो यहाँ पर 9,203 करोड़ के फंड साइज देखने को मिल जाते हैं टाटा स्मॉल कैप के, वहीं पर 11,087 करोड़ के फंड साइज कैनरा रोबेको स्मॉल कैप के देखने को मिल जाते हैं। मैंने आपको कहा ना कि भाई यहाँ पर जो फंड साइज़ रहने वाले वो बहुत ज़्यादा बड़ा फंड साइज़ नहीं है। दूसरी बात, स्मॉल कैप जो इंडाइसेस हैं, जो भी स्मॉल कैप हो, BSE स्मॉल कैप या स्मॉल कैप 250, वहाँ पर ऑलरेडी गिरावटें भी अच्छी खासी हो चुकी है। तो ये सारे पॉइंट्स है जिस पे आपको गौर करने की ज़रूरत है। उसके बाद रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए गिरावटें, मैंने आपको कहा ना कि गिरावटें हर जगह पे हो रही है और इन दोनों फंड के अंदर भी गिरावट हो रही है, जो आप इसे रीड कर सकते हैं। पिछले 1 ईयर में जो रिटर्न्स रहे हैं टाटा के 7.54% के रिटर्न्स रहे हैं, वहीं पर अगर कैनरा की बात की जाए तो 4.63% के रिटर्न्स रहे हैं। वहीं पर 3 ईयर्स की बात की जाए तो 22.29% के रिटर्न्स रहे हैं टाटा के, जबकि कैनरा की बात की जाए तो 14.79% के रिटर्न्स रहे हैं। उसके बाद पिछले 5 ईयर्स की बात की जाए तो 36.11% के रिटर्न्स रहे हैं टाटा के, जबकि कैनरा की बात की जाए तो 35.87% के रिटर्न्स रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ रेशियोज़ वगैरह देखने को मिल जाते हैं, रिस्क रेशियोज़, तो इसे आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर टॉप 3 सेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। बहुत ज़्यादा के हेरा फेरी नहीं है, बल्कि बहुत हद तक के मिलते जुलते टॉप 3 सेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे केमिकल आ जाता है सबसे पहले नंबर पे, जो टॉप 3 सेक्टर्स में सबसे पहले नंबर पे जो सेक्टर है वो केमिकल है, समझ रहे हैं ना, टाटा का। और वहीं पर अगर कैनरा की बात करें तो कैपिटल गुड्स है। दूसरे नंबर पे फिनेंशियल है टाटा के अंदर, और कैनरा के अंदर सर्विसेज है। और तीसरे नंबर पे सर्विसेज है टाटा के अंदर और कैनरा के अंदर फिनेंशियल है। मतलब फिनेंशियल यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, सर्विसेज यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। उसके बाद ये सारी कंपनीज दी गई है जिन्हें आप रीड कर सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें अगर मैं आपको बताने लगूँ तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। उसके बाद अगर बात करें पी रेशियो की कि भाई सस्ता कौन है इस समय पे दोनों फंड में, तो कैनरा ज़्यादा सस्ता नज़र आता है क्योंकि इसके पी 27.33 है, जबकि अगर हम टाटा की बात करें तो 30.31 है। तो ऑफकोर्स टाटा थोड़ा सा ज़्यादा महंगा ज़रूर नज़र आ रहा है इस समय पे। उसके बाद एक्सपेंस की बात करें तो दोनों ही फंड के एक्सपेंस बहुत ही अच्छे देखने को मिल जाते हैं। 0.3% देखने को मिल जाता है टाटा में, वहीं पर कैनरा की अगर बात करें तो 0.5% देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर एग्जिट लोड की अगर हम बात करें तो अगर आप 1 साल के अंदर रिडीम करते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा। उसके बाद अगर टाटा की बात की जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर इन्वेस्टमेंट के 12% से ज़्यादा यूनिट्स अगर आप सेल करते हैं 12 महीने के अंदर अंदर तो आपको 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा। उसके बाद मैंने आपको कहा ना यहाँ पर कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है और दोनों के बेंचमार्क सेम इंडेक्स रहने वाले हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250, निफ्टी स्मॉल कैप 250। टाटा के अंदर सिर्फ आप 500 रुपये से SIP स्टार्ट कर सकते हैं। SIP आप चाहे तो मतलब 1000 से भी कर सकते हैं, 1500, 2000, 2500, 1500, मतलब किसी से भी, मतलब सिर्फ यहाँ पर आप SIP कर सकते हैं, लमसम नहीं कर सकते। वहीं पर अगर कैनरा की बात करें तो यहाँ पर 1000 रुपये से लमसम 5000 रुपये से लमसम कर सकते हैं और 1000 रुपये से आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारे डिटेल्स है जो आपको देखने चाहिए और जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए, आपका ध्यान। फाइनली तो फंड के बारे में तमाम तर जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी और ज़रूरत की चीज़ें थी वो सारी चीज़ें मैंने आपको रिवील करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। बाकी आपको ये फ़ंड कैसे लगते हैं या आपके पोर्टफोलियो में है या नहीं है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर ही बताइएगा। इसके रिटर्न, इसके परफॉर्म, इसके AMC, इसके एक्सपेंस, इन तमाम तर चीज़ें जो हैं वो गौर करने वाली है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन सा फ़ंड है जो आपकी नज़र में बेटर है और कौन सा फ़ंड है जो आपकी पोर्टफोलियो में है या फिर आप जिसे इन फ्यूचर लेना पसंद करेंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कुछ आपके सवाल हो तो आप वो भी ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या कुछ वैल्यूएबल फीडबैक हो तो ज़रूर ही दीजिए। फिर मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।